Hello students, welcome to MR Jain Public School classes. Today we will start our previous chapter in civics. The chapter name is Parliamentary Government. So let's start the chapter. देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, रोल क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है. प्राइम मिनिस्टर जो लोकसभा की सीट्स होती हैं उनकी जो पार्टी मेजोरिटी से जीतती है, ठीक है, उनमें से उन्हीं मेंबर्स में से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है और उन्हें प्रेसिडेंट इनवाइट करता है एज अ इनवाइट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म द गवर्नमेंट बनाने के लिए. देन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं इफ़ अ नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता तो उसे 6 मंथ के अंडर किसी न किसी हाउस के दोनों हाउसेज में से एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है. देन रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है. देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड वर्क्स एज अ हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. हेड ऑफ द स्टेट होगा और काम किस तरीके से करेगा, हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के. ये क्या होता है, इसके पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं. जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं मेड बाय द प्रेसिडेंट वो इन्हीं की एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करते हैं. मीटिंग्स जितनी भी कैबिनेट्स की होती हैं और जो भी पॉलिसीज डिसाइड्स होती हैं गवर्नमेंट की वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होती हैं, उनके एडवाइस से होती हैं. सारे मिनिस्टर जो हैं प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में वर्क करते हैं. प्राइम मिनिस्टर लिंक होता है कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच का लिंक होता है. अब देखिए रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल है. यहाँ पर 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स पढ़ेंगे. कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंस चार्ज एंड डिप्टी मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए. जितने भी नेशनल इशू हैं या नेशन से रिलेटेड हैं तो नेशनल इंटरेस्ट एंड सबमिट देम द पार्लियामेंट फॉर द अप्रूवल, और फिर वो सबमिट करेंगे पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए. ये कंट्रोल करते हैं फाइनेंस एंड पॉलिसी को जो कि यूनियन गवर्नमेंट की हैं. बजट वगैरह का ये सबमिशन करते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं. दीज मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट एंड टेंडर एडवाइज द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन. देन है इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट में अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. तो पार्लियामेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी लॉ को या फिर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए. पहले पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. फर्स्ट स्टेप में रीडिंग होगी कि बिल किस चीज़ से रिलेटेड है. तो द फर्स्ट स्टेप इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इज टेकन बाय द कंसर्न मिनिस्टर थ्रू अ फॉर्मल मोशन टू इंट्रोड्यूस. देन सेकेंड रीडिंग होती है. Sufficient period of time then giving up between first and second reading of the bill enable the speaker print as a many copies of the bill as require. सेकेंड रीडिंग होगी, सभी को कॉपी दी जाएगी, अपने अकॉर्ड वो उसकी रीडिंग करेंगे. फिर फिक्स डे में मूवर द राइज हिज और हर सीट सीक द परमिशन ऑफ द हाउस फॉर अ सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल. अब उसके बाद क्या होता है, सेकेंड रीडिंग के बाद कुछ स्टेप्स देखे जाएंगे. देखिए, मे बी कंसीडर्ड इमीडिएटली. बिल जो है कंसीडर्ड भी हो सकता है, उसे कमेटी के द्वारा सिलेक्ट भी किया जाएगा. दैट विल बी रेफर टू अ सिलेक्टेड कमेटी के लिए रेफर किया जाएगा. वो जॉइंट कमेटी में भी हो सकता है दोनों हाउसेज के लिए. एंड दैट द बिल इज सर्कुलेट अमंग द पीपल ऑफ देयर ओपिनियन. उनके ओपिनियन भी मांगे जा सकते हैं. तो थर्ड क्या है, कमिटेड एंड द रिपोर्ट स्टेज. थर्ड स्टेज में क्या होगा, अलग है, ये बिल जो है दोबारा से डिस्कस किया जाएगा. अगर इसमें इम्प्रूवमेंट है तो ये वापस बोला जाएगा. इसके जो भी ड्रॉबैक हैं तो बिल्स को रिमूव भी किया जा सकता है. इसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बनेगी, ठीक है. देन थर्ड रीडिंग होगी. इसमें कुछ दिन के बाद बिल को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाता है, दोबारा से डिस्कशन होते हैं, फिर उसे नेक्स्ट हाउस के लिए अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया जाता है. देन बिल जाता है अपर हाउस में. अपर हाउस हम पढ़ चुके हैं, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस में जाएगा, वहाँ पर ये डिस्कस होगा. उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए. अगर दोनों हाउसेज के ओपिनियन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुला के इस बिल से रिलेटेड डिस्कशन कर सकता है और 1/3 मेजॉरिटी के थ्रू इस बिल को पास कर सकता है. देन मनी बिल. देखिए, मनी बिल किसे बोलते हैं, जो कि बजट बिल होता है, जिसमें कि बजट कैन नॉट बी अ मनी बिल सच एज अ बजट
कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा। जो ये मनी बिल होता है ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, जैसे कि हमने बाकी का पढ़ा, स्पेशली मनी बिल के लिए बताया गया है। इट कैन ऑर्गेनाइज ओनली इन लोकसभा, इसे ये सिर्फ लोकसभा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। मनी बिल को सेंड किया जाता है राज्यसभा में एक अप्रूवल के लिए, राज्यसभा इसे डिले भी कर सकता है 14 डेज तक के लिए। देन है लोकसभा अगेंस्ट सुप्रीम। कोई भी ऑर्डिनरी बिल को उसकी नीड होती है दोनों हाउसेस की परमिशन पास करने के लिए, बट मनी बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉइंट सेशन बुला के फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है किसी भी बिल को लेके। अगर दोनों हाउसेस की जो ओपिनियन है उनमें डिफरेंसेस है तो लोकसभा एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव पावर इन मनी मैटर्स। अभी बताया ना मैंने, मनी बिल में राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, तो राज्यसभा बजट से रिलेटेड जो भी है जैसे कि मनी बिल है उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ उसके पास 14 डेज होते हैं या तो डिले करने के लिए। देन कैन सजेस्ट सम विद मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल इन लोकसभा, वो सजेशन दे सकता है मनी बिल से रिलेटेड, लेकिन लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मर्जी होती है कि वो उसे एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पावर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव, इलेक्टोरल पावर, जुडिशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड फाइनेंशियली पावर। लेजिस्लेचर पावर में क्या होता है देखिए, इसमें लॉ मेकिंग होती है, लॉ बनाए जाते हैं अपनी कंट्री से रिलेटेड, जितनी भी न्यू लॉ की नीड होती है इसमें यूनियन और कॉन्क्रीट लिस्ट ऐड होती है। देन एग्जीक्यूटिव पावर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड एक्शन एंड पॉलिसीज। जितनी भी पॉलिसीज, लॉ, रूल, रेगुलेशन बनते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रिमूव कर सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, किसके थ्रू? नॉन कॉन्फिडेंशियल के थ्रू। इलेक्टोरल पावर, इलेक्टोरल पावर में इसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स पार्टिसिपेट लेते हैं किस चीज़ में? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जुडिशियल पावर, इसमें दोनों हाउसेस के मेंबर रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, किसके थ्रू? इम्पीचमेंट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इसमें क्या होता है? पार्लियामेंट एंजॉय करता है पावर्स को, कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, जैसे कि अगर किस तरीके से एंजॉय करता है? 1/3 मेजोरिटी के थ्रू, हाउस की 1/3 मेजोरिटी की वोटिंग करके वो किसी भी मतलब प्रॉपर मेजोरिटी हो गई, कोई भी अमेंडमेंट पास भी करा सकता है और किसी भी चीज़ को कैंसिल भी कर सकता है। फिर है फाइनेंशियल पावर, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, कंट्री से रिलेटेड बजट है पास होगा, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, किसके ऊपर कंट्रोल करना है, ये सारी पावर्स होती हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, ठीक है, किस तरीके से? क्योंकि रूल रेगुलेशन ये बना रही है, रूलिंग पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और आंसरेबल भी होते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी शॉर्ट कमिंग रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट। यानी कि अगर कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट करी जा रही है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, तो उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आंसरेबल भी होंगे। और इस चीज़ में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, आंसरेबल तो होंगे और प्राइम मिनिस्टर उन्हें उनकी पोजीशन से रिमूव भी कर सकता है, इतनी पावर्स भी। तो लोकसभा कैन ऑल्सो पास अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर कोई काम प्रॉपरली तरीके से नहीं कर रहा है, कुछ भी काम प्रॉपरली तरीके से नहीं हो रहा है, तो लोकसभा पास कर सकती है नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। इस सिचुएशन में जितने भी मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना होगा, रिज़ाइन दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम वेजेस। अभी मिनिमम वेजेस क्या है देखिए, हमारी कंट्री में लेबर वर्क है, लेबर वर्क के लिए इन्हें वेजेस कितनी मिलनी चाहिए उसका कुछ फिक्स नहीं है। तो ये इससे रिलेटेड एक एक्ट पास किया गया, लेकिन 1928 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ये फील हुआ कि मतलब उन्हें ये लगा कि एक मिनिमम वेजेस फिक्स करनी चाहिए लेबर्स के लिए, जिससे कि उनके डेली की जो नीड्स हैं वो फुलफिल की जा सकें। अगर एक टाइम देखें 1990 से 40 तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उन्होंने इन इंडिया एक्टेड एज अ पैसिव रेगुलेटर ऑफ अ लेबर इन इंडस्ट्री, बट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस टर्म इन गवर्नमेंट इन 1946 रेज द होप ऑफ वर्कर्स अगेन। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी हमारी जो थी वो रूलिंग पार्टी थी, तो इसमें ये की गई
कि लेबर्स के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो लेबर से रिलेटेड जितनी भी थी इंक्वायरी की गई, सर्वे किया गया कि कितना वेजेस इन्हें मिनिमम मिलता है, तो एक अमाउंट फिक्स किया गया। वेजेस एक्ट चलाया गया 1948 में। 46 में मिनिमम वेजेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। 15 मार्च 1948 को ये आया। मिनिमम वेजेस एम्प्लॉय, इसमें क्या बोला गया, इसमें 30 से लेकर 26 पर मंथ के अकॉर्डिंग ये एक अमाउंट फिक्स किया गया और 53 तक इसे इम्प्लीमेंट किया गया, फोर्स किया गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इसके थ्रू सिक्योर हो सके वर्कर्स की लाइफ। मिनिमम वेजेस एक अमाउंट फिक्स कर देने, क्योंकि इसमें बार्गेनिंग भी नहीं होगी, फिर ये भी नहीं बोलेंगे कि भाई हमें तुम्हें इनसे कम अमाउंट देना है। तो लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले। जब तुम एक अमाउंट फिक्स कर दोगे और इसमें चेंजेस नहीं करोगे तो टाइम टू टाइम जैसे चेंजेस होगा भाई, आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तो वो जो अमाउंट जो फिक्स किया गया है वो तो कम पड़ेगा। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले कि वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग फीचर मिनिमम वेजेस एक्ट वॉज द रिविजन ऑफ द वेज रेयरली डन और वर नॉट बी रिवाइज्ड फॉर मोर देन 20 ईयर्स। उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, मतलब उसका जो अमाउंट है वो आगे इंक्रीज नहीं किया गया। It also had clause with the state with the wages were not revised, the existing wages and allowance would continue. Minimum wages not sufficient to improve the living standard of worker, ये sufficient भी नहीं था क्योंकि अमाउंट बहुत कम था, तो इसलिए वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। अब एक एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट के अंडर क्या था देखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द वर्कर कैन गिव हिज फैमिली सम अमाउंट फॉर कम्फर्ट। ये तो ऑब्वियस है कि हमें जब हम कहीं जॉब कर रहे हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें एक अमाउंट अपनी फैमिली को भी देना होगा, फैमिली के लिए हमें भी निकालना होगा, क्योंकि हमारी एक फूड के अलावा भी बहुत सारी नीड्स होती हैं। पर जब हमारी वेजेस इतनी कम है तो हम नहीं कर पाएंगे। और 8 आवर्स पूरे 8 आवर्स अ डे, मतलब आफ्टर वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे विद नो डे ऑफ, कोई टाइम ऑफ नहीं था, यानी कि पूरे हफ्ते उसे काम ही करना था, कोई उसका छुट्टी नहीं होती थी। पूरा लंबा टाइम तक वो, मतलब काम के बाद सिर्फ उसे 8 घंटे मिलते थे जिसमें वो रेस्ट कर लेता था। तो बहुत सारे वर्कर्स जो थे ब्रिंग इन जस्ट 1/3 ऑफ द एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर, इट पे द गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेजेस। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने फिक्स वेजेस की हुई थी, कम से कम कि एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए, उसमें उनका कुछ फैमिली की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अब इससे क्या प्रॉब्लम्स राइज होने लगी, देखिए चाइल्ड लेबर, जिसमें हम कहते हैं कि 14 ईयर से कम के बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी। अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जब एक अमाउंट ही कम मिल रहा है वेजेस के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों से भी काम करवाया जाएगा। तो चाइल्ड लेबर ये काम स्टार्ट हो गया था, राइज होने लगी थी ये प्रॉब्लम। बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होने लगी थी, माल प्रैक्टिस होने लगी थी। तो इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज लेबर बट इज़ अनऑर्गेनाइज लेबर विच नीड अ प्रोटेक्शन बाय इफेक्टिव लेजिस्लेटर। अब जो ऑर्गेनाइज लेबर थी उसके साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज लेबर थी उसे भी एक प्रोटेक्शन की नीड थी। तो जो वर्कर्स थे, लेबर कमेटी ने लेबर कमेटी ने बोला कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए मिनिमम वेजेस एक्ट इन स्टेट, सेट दैट डिफिशिएंसीज द इम्प्लीमेंटेशन वर मेनली ड्यू टू incompetency and inspector ignorance of the law among the employees and labor। तो इसमें इम्प्लीमेंट क्या करने के लिए बोला कि हमारे लिए भी रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, हमारे लिए भी लॉ बनाना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा अमाउंट इतना हो कि हम अपने फैमिली की नीड को फुलफिल कर सकें। इसमें ये लॉ प्रोवाइड कराने चाहिए कि ये ज़रूरी था उन्हें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वर्कर्स का क्या हो रहा था, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उनसे बहुत ज़्यादा आवर्स तक काम कराया जाता था और उन्हें अमाउंट बहुत कम दिया जाता था। ठीक है, तो इसी के वजह से इसमें लॉ की नीड थी कि इट इज़ बाउंड टू इनकरेज अदर एम्प्लॉयज़ टू रिड्यूस द वेजेस एंड हैंस प्रोड्यूशन कॉस्ट इन ऑर्डर टू रिमेन अ कॉम्पिटिटिव। तो अब मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि इनका एक अमाउंट फिक्स किया जाए और एटलीस्ट इतना अमाउंट फिक्स किया जाए जिसमें कि इनकी फैमिली की नीड को फुलफिल कर दिया जाए, और इनके लिए लॉ भी बनाए जाएं जिससे कि चाइल्ड लेबर, अदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ थी उनको स्टॉप किया जाए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।